हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान भाटिया। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ लीज लायबिलिटी और राउ एसेट के बारे में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है कि हाउ टू कैलकुलेट लीज लायबिलिटी। तो साथ साथ रीड भी करेंगे और समझेंगे भी। लीज लायबिलिटी इज कैलकुलेटेड ऑन कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट मतलब व्हेन एसेट इज एक्चुअली ऑब्टेन्ड फॉर यूज़। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो इसको ध्यान रखना कि आप लीज लायबिलिटी जो है वो आप कमेंसमेंट डेट को निकालते हो, पहले दिन निकालते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट। अब ये नीचे सारा हम पढ़ेंगे ही फ्यूचर लीज पेमेंट होती क्या है, तो अब इसको होल्ड पे रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट वैल्यू तो पता ही है आपको। प्रेजेंट वैल्यू कोई भी 10 या 12% आपको जैसे डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा हो तो आपसे पीवी निकाल लेते हो। अच्छा, अब प्रेजेंट 10% लेना या 12% वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। अगर इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफएलपी इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लेसर। ध्यान रखना ऑफ लेसर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो वही लेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे उसको। अगर वो अवेलेबल नहीं है मान लेते हैं तो हम लेंगे आईबीआर। आईबीआर क्या होता है? इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। तो ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहली प्रेफरेंस है आपकी इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट की, दूसरी प्रेफरेंस देनी है आपको आईबीआर को। आगे बढ़ते हैं। दिस आईबीआर होता क्या है वो बता रहा है। दिस आईबीआर इज रेट फॉर सिमिलर बोरोइंग विद सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन एज इन लीज। ऐसी ही सिमिलर बोरोइंग, सेम ऐसी सिमिलर एसेट हो और सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन हो तो क्या रेट होता है, उसे हम आईबीआर कहते हैं। ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है ये एफएलपी। एफएलपी क्या था? फ्यूचर लीज पेमेंट। फ्यूचर लीज पेमेंट को हम कैसे निकालते हैं वो बात करने जा रहा हूँ आपके साथ। फ्यूचर लीज पेमेंट यहाँ लिखा है, फ्यूचर लीज पेमेंट इंक्लूड्स फिक्स्ड लीज पेमेंट्स एड इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट्स लेस लीज इंसेंटिव। एक बार रीड कर लेते हैं फिर समझ लेंगे। एड वेरिएबल पेमेंट हुज अमाउंट वेरी ड्यू टू इंडेक्स। दिस इंडेक्स कैन बी लाइबोर, रेपो रेट, इन्फ्लेशन रेट एक्सेट्रा। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, आरवीजी कहते हैं जिसे हम। आगे देखते हैं। परचेज ऑप्शन इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू ऑप्ट फॉर इट। एड पेनल्टीज इफ एक्सपेक्टेड टू बी लेविड। अगर आपको लगता है कि ये लगने वाली है आगे चल के। और आगे क्या है? अपफ्रंट पेमेंट इफ एनी, कोई अपफ्रंट पेमेंट हो तो वो भी ले लेंगे। अब दोबारा से देखते हैं इसको और समझते भी हैं क्या कह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो आई ना वो आ रही है कि आपका एफएलपी मतलब फ्यूचर लीज पेमेंट्स। इसको आप एफएलपी मत बोलना, इसको आप फिक्स लीज पेमेंट ही बोलना। तो एफएलपी का क्या मतलब है? फ्यूचर लीज पेमेंट। जब भी मैं एफएलपी बोलूँगा आप समझना फ्यूचर लीज पेमेंट, क्योंकि इसमें भी एफएलपी बनता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिक्स लीज पेमेंट, ये तो सिंपल सा है। जो भी अमाउंट फिक्स होता है आप उसे फिक्स, जैसे आप रेंट पर चीज़ लेते हो तो आप कहते हो ना 5,000 रुपये किराया देना है, तो फिक्स लीज पेमेंट है ये तो सिंपल चीज़ है। इसमें ऐड क्या करोगे? इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट। ये समझने वाली बात है कि ये इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट होता क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप देखो तो यहाँ पर थोड़ा थ्योरी में लिखा हुआ है मैंने। जो पेमेंट वेरी करती है ड्यू टू यूसेज एंड टाइम, उसमें भी जिसका अमाउंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको अगर इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट समझना है तो इस लाइन को रट लो। जो पेमेंट वेरी करती है, पहले तो वेरी करेगी पेमेंट। रीजन क्या होना चाहिए? या तो यूसेज या तो टाइम। इन दोनों रीजन की वजह से आपकी पेमेंट जो है वो वेरी करती है। और आप जो है उसका अमाउंट निकाल सकते हो। आज कमेंसमेंट पे आप उसका अमाउंट भी निकाल सकते हो, तब आप इसको ऐड कर दोगे एफएलपी में। आप निकाल रहे हो फ्यूचर लीज पेमेंट, उसमें हमने बोला कि आप इसमें फिक्स लीज पेमेंट ऐड करते हो। फिक्स लीज पेमेंट के साथ ही इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट होती है ना, वो भी ऐड कर देते हो। ये दोनों एक ही साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो अब इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट क्या होता है? जो वेरी करता है ड्यू टू यूसेज एंड टाइम, और उसमें भी जिसका अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हो आज। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब यहाँ पर लिखा ऐसे है थोड़ा, बट आपको समझ बढ़िया आने वाला है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है। आपका 1 लाख रुपये रेंट है जो कि इंक्रीज होगा 5% के हिसाब से हर साल। आपने प्रॉपर्टी लीज पे ली है, 1 लाख रुपए रेंट है, इंक्रीज होगा 5% के हिसाब से हर साल। ठीक है, अब कमेंसमेंट पे आप खड़े हो। कमेंसमेंट में लेसी की बुक्स हम देख रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ये भी रिमेंबर रखनी है आपको, लेसी की बुक्स में आप एंट्रियाँ कर रहे हो। तो क्या है? अब पहली चीज़ है क्या है कमेंसमेंट पे आप पता कर सकते हो। यानी ये अमाउंट क्या आपको कमेंसमेंट में पता है? ये जो आपको फ्यूचर में देने हैं क्या कमेंसमेंट में पता है? बिल्कुल पता है आपको। आज के दिन बता तो दिया कि 1 लाख दोगे, फिर 1 साल बाद 1,05,000 दोगे, फिर उसके 1 साल बाद 1,10,250 रुपये दोगे। तो आज के दिन तो आपको ये अमाउंट पता है। तो क्या ये अमाउंट कमेंसमेंट पर फिक्स आपको पता है? निकाल सकते हो आप? हाँ निकाल सकते हैं। बट क्या ये फिक्स है? मेन बात तो ये है, फिक्स तो नहीं है यार ये। अगर आप इसको न्यूमेरिक टर्म्स में देखोगे, न्यूमेरिक टर्म में तो ये फिक्स नहीं है। बट हाँ, ये इन सब्सटेंस फिक्स्ड है। इट इज़ नॉर फिक्स्ड नॉर वेरिएबल, इट इज़ इन सब्सटेंस फिक्स्ड।
इन सब्सटेंस फिक्स क्या होता है, अभी अभी हमने बात करी, जो वेरी करता है। देखो वेरी तो कर रहा है, बट रीज़न क्या होना चाहिए, या तो यूसेज या तो टाइम। यहाँ पर क्या है, टाइम, कि 1 साल बाद आपको इतना रेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि आज की डेट में, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं आज की डेट में, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट। एक एग्जाम्पल और भी ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, 1 लाख रुपए आपका रेंट है प्लस 2000 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो आपने क्या कहा है कि भाई 1 लाख रुपए तो रेंट दोगे ही आप, पर प्लस जितने भी यूनिट प्रोड्यूस करोगे हर यूनिट पे 2-2 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। तो क्या आज के दिन आपको पता है कि आपको कितने यूनिट प्रोड्यूस हो जाएंगे आपके 1 महीने बाद या 1 साल बाद? बिल्कुल भी नहीं पता। तो 1 लाख का तो पता है आपको कि 1 लाख रुपए देने हैं, बट आपको ये तो नहीं पता ना कि कितने यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे यहाँ पर। तो इसको क्या कहेंगे हम, यहाँ पर जो पेमेंट है ना, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, यू डोंट नो कितने यूनिट बनाओगे ऑन कमेंसमेंट डेट, क्योंकि आज के दिन देखना है ना। तो आप 1 लाख तो लेकिन आपको पता है, तो 1 लाख को आप क्या कहोगे, इन सब्सटेंस फिक्स्ड। 1 लाख हो गया आपके लिए इन सब्सटेंस फिक्स्ड। और दूसरा 2000 तो आपको अभी आज पता ही नहीं है, तो उसको आप कंसीडर अभी नहीं करोगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपया लेना है, 2000 को आपको यहाँ पर नहीं लेना है। जो 1 लाख है उसको आप इन सब्सटेंस फिक्स्ड मान लोगे और उसको आप कंसीडर कर लोगे। जो एफएलपी निकाल रहे हो उसमें 1 लाख रुपए ऐड हो जाएंगे, 2000 पर यूनिट प्रोड्यूस वाली चीज़ जो है वो ऐड नहीं होगी। तो ये था आपका इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट। सिंपल चीज़ है, आपको दोनों एग्जांपल दिखा दिए। टाइम की वजह से वेरी करता है या यूसेज की वजह से वेरी करता है, बट आप कैलकुलेट कर सकते हो तो ही लेंगे यहाँ पर, नहीं तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अगली चीज़ क्या आती है, इसमें से माइनस कर देंगे हम लीज इंसेंटिव। जो भी लीज इंसेंटिव होगा, सिंपल सी चीज़ है, सामने लीज इंसेंटिव क्या होता है, जब लेसर जो है ना, जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि मैंने अपने घर के बाहर बोर्ड लगा रखा है, जो भी मेरी शॉप रेंट पे लेगा उसको मैं 3 महीने का वेव ऑफ कर दूंगा। 3 महीने का रेंट मत देना, आप मेरे यहाँ पर आ जाओ, जो शॉप है रेंट पे ले लो और 3 महीने का रेंट मत देना। ऐसा कोई इंसेंटिव मिला हो आपको, लेसी को फ्रॉम लेसर, ऐसा कोई इंसेंटिव मिला हो तो आप उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है। एक पार्ट खत्म। अगला आता है वेरिएबल पेमेंट। वेरिएबल पेमेंट देखो नाम से ही समझ आ रहा है, जो वेरी करती है पेमेंट उसे कहते हैं वेरिएबल पेमेंट। हुज अमाउंट इज वेरी ड्यू टू इंडेक्स। ये बहुत ज़रूरी है, ऐसी पेमेंट जिसका अमाउंट वेरी करता है ड्यू टू इंडेक्स। अब इंडेक्स कैसे, लाइबोर भी हो सकता है, रेपो रेट भी, इन्फ्लेशन के हिसाब से। आप इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रेंट बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन घटेगी तो रेंट घट जाएगा। तो देखो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, आपको कोई टेंशन ही नहीं है, लेने तो दोनों ही है। की क्लैरिटी आगे चल के आपको और भी अच्छी होने वाली है, हम क्वेश्चन के साथ इसको समझेंगे। बट अभी के लिए इतना कह सकता हूँ कि हाँ, फिक्स पेमेंट हो या वेरिएबल हो, दोनों ही लेने हैं। वेरिएबल पेमेंट का एग्जांपल से समझो कि भाई 30,000 रुपये है वेरिएबल पेमेंट, ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में, 30,000 इज वेरिएबल पेमेंट विच इज बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन इंडेक्स या WPI इंडेक्स, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो 30,000 रुपये तो आप लोगे ही, है ना, वेरिएबल पेमेंट के अंडर आप 30,000 लिखोगे ही। बट आगे चल के हो सकता है आपका कि वो WPI इंडेक्स चेंज हो जाए, अब अगर वो चेंज जाएगा तो आप वेरिएबल पेमेंट भी चेंज कर दोगे, सिंपल, ठीक है। तो ये था आपका वेरिएबल पेमेंट विच वेरी ड्यू टू इंडेक्स ओनली। और कोई रीजन होगा तो उसका ट्रीटमेंट अलग रहता है, उसका बताएंगे क्या करना है। अब लेकिन आपको वो यहाँ पर कंसीडर जो करना है ना, वो यही करना है कि जो जिसका रीजन हो बिकॉज ऑफ इंडेक्स, और कोई होगा तो आपको यहाँ लेना ही नहीं है। आगे देखते हैं रेजिडुअल वैल्यू गारंटी। इसको भी आप एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल इसका, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी क्या होता है कि आपने मान लेते हैं कि आपने किसी से कार लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे सर ने एग्जांपल दिया था बढ़िया सा कि आपने कार लिया 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की कार है, और आप जब उसको वापस दोगे ना बंदे को, तो उस बंदे जो लेसर है, लेसर ने बोला कि इसकी मिनिमम टू मिनिमम मार्केट में वैल्यू जो होगी ना वो 8 लाख होनी चाहिए। आज नई कार है भाई, 10 लाख रुपए की गाड़ी आपको लीज पर दे रहा है, लेकिन आप उसको जब 2 साल बाद वापस दोगे तो वो कह रहा है इसकी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जो होनी है ना, रेजिडुअल वैल्यू, वो 8 लाख रुपए होनी चाहिए। बट आप एज अ लेसी, आप लेसी हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं तो इसमें ये कार को सीमेंट ढोने में, मिट्टी ढोने में या फिर ईंटें ढोने में लगाता हूँ। मतलब कार का यूज़ आप सीमेंट वगैरह या मिट्टी वगैरह लेके जाते हो, इधर से उधर कंस्ट्रक्शन का सामान यूज़ करते हो, उसमें लेके जाते हो, लेके आते हो, बहुत बढ़िया, है ना। तो आपकी जो कार की वैल्यू जो है ना, आपको जो लगता है वो 7 लाख रुपये रह जाएगी। 2 साल बाद इसकी वैल्यू आपके हिसाब से कितनी रह जाएगी, 7 लाख रुपये। बट होनी कितनी चाहिए, 8 लाख रुपये। तो आपको मिनिमम वैल्यू की पढ़ क्या रहे हैं, RVG, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी कितने की दी थी, 8 लाख रुपये की, लेकिन आपके हिसाब से कितनी होगी इसकी वैल्यू, 7 लाख रुपये। बट तो आपको 1 लाख रुपये इसमें देने पड़ सकते हैं आगे चल के। तो आपने आज ही एस्टीमेट लगाना है कि आपको इसको 1 लाख रुपए जो देने पड़ेंगे उसको भी कंसीडर करेंगे, जो कि आप बोलते हो जिसको RVG, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, 1 लाख रुपए आप उस वाले वहाँ पर FLP जो कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ पर ऐड कर देंगे हम, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पर देखते हैं, आइए। तो और था परचेज ऑप्शन। परचेज ऑप्शन इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन टू ऑप्ट फॉर इट।
परचेज ऑप्शन क्या होता है पहले तो ये समझना है। परचेज ऑप्शन होता है कि आपके पास ना एक ऑप्शन है, लाइक 3 साल के लिए आपने एक मशीनरी रेंट पे ली है, 3 साल बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको खरीद भी सकते हो। सिंपल सी चीज़ है, 3 साल बाद आपके पास ऑप्शन है कि आपको एक जैसे 2 लाख रुपए में आप उसको खरीद सकते हो। अगर आपके पास ऑप्शन है और आप सर्टेन टू ऑप्ट है, देखो सर्टेन टू ऑप्ट ना होता तो लेता ही ना। अगर सर्टेन टू ऑप्ट है और परचेज ऑप्शन भी है और अमाउंट भी दे रखे हैं आपको, तो आप उसको यहाँ पर कंसीडर कर लोगे। फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए का परचेज ऑप्शन है आपके पास कि आप 2 साल बाद 2 लाख रुपए में इस चीज़ को खरीद सकते हो, तो आप 2 लाख रुपए यहाँ पर आप ऐड कर दोगे अगर आप सर्टेन है कि आप इसको लेने वाले हो। सर्टेनिटी है तो FLP में ये वाला अमाउंट भी ऐड हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगली चीज़ आती है कोई पेनल्टी, आपको लगता है कि कोई आगे चल के पेनल्टी देनी पड़ सकती है, इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अभी आगे क्वेश्चन में। तो कोई पेनल्टी आपको लगता है कि आप क्वेश्चन में दे रखा होगा, सिंपल सा पॉइंट है, तो इफ पेनल्टी इफ एक्सपेक्टेड टू बी लेवाइड, तो कोई पेनल्टी आपको लग सकता है कि फ्यूचर में कोई आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, तो आप वो भी यहाँ पर ऐड कर दोगे। और कोई अपफ्रंट पेमेंट करिए तो उसको आप लेस कर देना। अपफ्रंट पेमेंट आज ही कोई पेमेंट कर दिया आपने, ये सारी आप देखो अपफ्रंट पेमेंट ना दे रखी हो तो आपकी लीज लाइबिलिटी आ जाएगी आज के दिन पर, इनिशियल डेट पर आपकी लीज लाइबिलिटी आ जाएगी। लेकिन अगर कोई अपफ्रंट पेमेंट आज के दिन आप 1 लाख रुपए मान लो पे कर ही देते हो, आज के दिन ही पे कर देते हो, तो अपफ्रंट पेमेंट अगर कुछ भी होती है तो आप यहाँ पर वो लेस कर देना, ठीक है। तो ये खत्म हो गया आपका कि कैसे आप लीज लाइबिलिटी निकालते हो, जिसको आप बोलते हो FLP। अब हम आगे आते हैं, लीज लाइबिलिटी तो निकाल ली, अब आता है आपने जो एसेट ली है उसको आप राउ एसेट कहते हैं। हमने लास्ट क्लास में इसको समझा था, ये स्टेप 2 है। आप समझ लो कि क्वेश्चन को आप स्टेप वाइज करोगे तो सबसे पहले आप जो निकालोगे ना वो FLP निकालोगे। FLP निकालने के बाद आप क्या निकालोगे, राउ एसेट निकालेंगे। राउ एसेट के बारे में समझते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीज लाइबिलिटी को ये जो पॉइंट्स अभी मैंने आपको समझाया इसको आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम राउ एसेट के बारे में। जो राउ एसेट है सबसे पहले आती है लीज लाइबिलिटी। जो अभी आपने ऊपर लीज लाइबिलिटी निकाली है ना, वही आप अमाउंट यहाँ लिख देना लीज लाइबिलिटी का। और इसमें 4 चीज़ें ऐड करनी है। कितनी चीज़ें ऐड करनी है, 4 चीज़ें ऐड करनी है। 4 चीज़ें कौन कौन सी है, अपफ्रंट पेमेंट कुछ हुई हो तो आप ऐड कर देना। देखो आप ना ऐसे समझो इसको, राउ एसेट की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। अब क्या है, अब मैंने एक एसेट तो ले लिया, ठीक है, ये एसेट है। अब इस एसेट की जो हमने लीज पे लिया, लीज लाइबिलिटी तो पता लगा ली। अब इस पे हो सकता है ना मैं कुछ खर्चा भी करना पड़े, जरूरी तो नहीं है एज इट इज़ मैं यूज़ कर लूँगा इसको, है ना। अब मैंने कोई चीज़ मशीनरी वगैरह ले ली है, जरूरी नहीं है ना कि उसको मैं एज इट इज़ रिक्शे पे लेके आऊँगा और यहाँ पर लाकर यूज़ करना स्टार्ट, नहीं, कुछ हो सकता है और भी चीज़ें हो। तो क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, पहली चीज़ आती है आपकी कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट दी हो या फिर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लगी हो आपकी, ठीक है। इसको ऐसे ही याद रखना आपको, आई से इंस्टॉलेशन, डायरेक्ट कॉस्ट, इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करने का कोई खर्चा हो, ठीक है, वो भी आपका एसेट फिक्स एसेट बन जाएगा। राउ एसेट फिक्स एसेट के वहां पर आता है। नॉन करंट एसेट में आगे से देखते हैं क्या है। और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, वो ऐड कर दोगे। इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई, वो ऐड कर दोगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ड्रोल मैं गैस करता हूँ आप सबको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। डीकमीशनिंग, रिमूवल एंड अदर लाइबिलिटी कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू। अभी आगे चल के कॉन्सेप्ट आने वाला है पूरा ड्रोल का, फिर भी एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ क्या है। पर ड्रोल क्या होता है, जैसे ना आपने कोई एसेट रेंट पर लिया, आपने एक मान लो एक स्पेस लिया, ऑफिस स्पेस रेंट पर लिया है, बट वो पूरा तो स्पेस खाली होता है, तो आपने उसको अपने ऑफिस के हिसाब से ना ऐसे बीच में बाउंड्रीज बना दी हैं, एक रूम बना दिया अलग से, लक्कड़ का सारा स्ट्रक्चर करके आपने एक उसको ऑफिस वाली शेप में दे दिया। खाली स्पेस था, आपने उसको ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट जो लेसर है जिसने आपको ये रेंट पर दिया है, वो कहता है कि आप जब मुझे ये 2 साल बाद इस एसेट को वापस दोगे ना, जैसी थी वैसे ही देना। तो ये डीकमीशनिंग मतलब पहले जैसा इसको बनाना पड़ेगा आपको एसेट को, तो आपको पहले जैसा एसेट को बनाना पड़ेगा तो उसमें पैसा लगेगा। तो आपको जो भी 3 साल बाद या 2 साल बाद जब जितने की भी आपकी लीज है, जो पैसा देना पड़ेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आपको यहाँ पर ऐड कर देने का राउ एसेट में, ठीक है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ आती है अपफ्रंट पेमेंट लेस लीज इंसेंटिव। अपफ्रंट पेमेंट तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी ऊपर भी देखा था हमने कि अपफ्रंट पेमेंट वहाँ पर लेस करते थे, यहाँ पर ऐड कर देंगे अपफ्रंट पेमेंट, ठीक है। अब ये लीज लाइबिलिटी और लीज लाइबिलिटी जो है और राउ एसेट का आपस में कोई ऐसा लेन देन मत करना, वहाँ चीज़ें अलग है, यहाँ पर चीज़ें अलग है। इनिशियल डायरेक्ट को, इंस्टॉलेशन कोड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ड्रोल यहाँ पर आती है, वहाँ पर नहीं आती है वाली। सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, अपफ्रंट पेमेंट, ठीक है। अब अपफ्रंट पेमेंट के साथ साथ आता है लीज इंसेंटिव। अब लीज इंसेंटिव को वैसे तो मैं आपको आगे चल के एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ, बट यहाँ पर भी हम एक चीज़ देख सकते हैं कि लीज इंसेंटिव यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी लीज इंसेंटिव आ रहा था। तो आपने अगर लीज इंसेंटिव यहाँ पर माइनस कर दिया है ना, तो यहाँ पर माइनस मत करना, डबल माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसी का तो अमाउंट आप यहाँ पर लिखते हो।
समझ आइए आपको। यहाँ पर मैं कह रहा था कि लीज इंसेंटिव आपने यहाँ पर माइनस कर दिया है, तो यहाँ पर आप माइनस मत करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी माइनस कर चुके हो और वही वाला अमाउंट तो आप यहाँ लिखते हो। लीज लायबिलिटी कौन सी होती है, जो आपका ऊपर से आप निकालते हो, वही तो यहाँ पर आके नीचे लिख देते हो। ठीक है, आगे एक दो पॉइंट है वो भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये पूरा टोटल आ जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ राउ एसेट आ जाएगा, इसको आप फिर डेप्रिशिएट करते हो, आगे चल के समझेंगे हम एग्जाम्पल से। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि डू नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेक्टेड मेंटेनेंस कॉस्ट एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड ओवर लाइफ ऑफ राउ। सिंपल चीज़ है, आप कोई भी अगर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है उसको आप मत लेना, और कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। राउ शुड बी डेप्रिशिएटेड, अभी हमने बताया कि ये वाली जो है इसको आप डेप्रिशिएशन करते हो, है ना। अब ये सिंपल आपकी एसेट है तो डेप्रिशिएशन तो लगाना ही पड़ेगा, और रिवैल्यू भी करोगे, इंडिया 16 लग जाएगा, इस पर रिवैल्यूशन भी करना पड़ेगा इसको आपको। तो इसमें क्या कहता है, इफ एंटिटी इज एक्सपेक्टेड टू ऑप्ट परचेज ऑप्शन, अगर एंटिटी को लगता है कि वो परचेज ऑप्शन ऑप्ट करने वाली है, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर ऊपर लिखा था ना परचेज ऑप्शन ऑप्ट कर लेगी तो एसेट किसकी हो जाएगी, हमारी। ठीक है, तो अगर एंटिटी को लगता है कि एसेट को परचेज ऑप्शन ऑप्ट करने वाली है, तो यूजफुल लाइफ में भी मोर देन लीज टर्म। अभी सिंपल है, यहाँ पर लाइन को ऐसे एज इट इज़ याद रखना दिमाग में कि यूज़फुल लाइफ जो है ना वो ज़्यादा हो सकती है लीज टर्म से। लीज टर्म हो सकता है आपके लिए 5 साल हो, बट आपकी जरूरत थोड़ा ना कि एसेट की लाइफ भी 5 साल ही हो सकता है एसेट की लाइफ 10 साल हो। सिंपल है, एसेट है ये, सिंपल है, इसकी एसेट की लाइफ तो 10 साल, अगर मैंने इसको 5 साल के लिए लिया लीज पे, तो मतलब ये थोड़ा ना कि इसकी लाइफ ही 5 साल हो गई है, सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ थी यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके मेन जो पॉइंट्स है सारे कवर हो गए यहाँ पर। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स आते हैं जो कि हम कुछ तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फिर भी हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहता है इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट के बारे में, विच वेरी। अभी हम सारा समझ चुके हैं, आप इसको खुद भी रीड कर सकते हो। जो भी इन सब्सटेंस फिक्स है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। अभी हमने देखा ही था यहाँ पर कि ये जो सारे 1 लाख 1 लाख 5,000 इसकी ऑब्वियसली प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, हमने लास्ट वाली क्लास में भी देखा ही था। और क्या कहता है वेरिएबल लीज पेमेंट वेरी ड्यू टू मार्केट चेंज, दे आर नॉट कंटिजेंट टू टाइम और यूसेज। इसको अभी हम समझेंगे कि कंटिजेंट क्या होता है, एग्जांपल में आएगा कंटिजेंट वाला पॉइंट। बाकी अभी तक जो आपको वेरिएबल बताया वही समझ के रखना। अच्छा, और क्या कहता है फिक्स पेमेंट इंक्लूड कन्वर्जन चार्ज और हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। फिक्स पेमेंट में आपका कन्वर्जन चार्ज भी आएगा। यहाँ पर मैंने वैसे छोटा सा लिखा हुआ था कि CC HT और PT, फिर जो आपका फिक्स्ड पेमेंट है, फिक्स पेमेंट में आपको कन्वर्जन चार्ज, हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स भी आप मान लेना। अगर क्वेश्चन में दे रखा हो कि मान लेते हैं 1 लाख रुपये आपका रेंट है और 10,000 रुपये कन्वर्जन चार्ज है, तो आपका फिक्स्ड पेमेंट कितनी हो जाएगी 1,10,000। अच्छा, ये कन्वर्जन चार्ज क्या होता है? कन्वर्जन चार्ज होता है जैसे कि ना मैं जहाँ रहता हूँ वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यहाँ पर मैं बिजनेस नहीं कर सकता। अगर मुझे यहाँ पर बिजनेस करना है तो यहाँ पर जो भी एरिया का म्यूनसिपैलिटी वाले हैं या फिर जो भी है उनको मुझे पैसे देने पड़ेंगे कुछ, है ना, कन्वर्जन चार्ज देना पड़ेगा। कन्वर्जन चार्ज का मतलब क्या होता है कि आपको उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के लिए चार्ज देना पड़ता है कि इतने टाइम तक इसको आप एज इन कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। मान लेते हैं 10,000 रुपये इसका कन्वर्जन चार्ज है, तो वो कन्वर्जन चार्ज भी आपको यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा। ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हो सकता है पेपर में ऐसे दे रखा हो कि 1 लाख रुपये फिक्स रेंटल है विच इंक्लूड्स कन्वर्जन चार्ज, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रेजिडुअल वैल्यू गारंटी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी होती क्या है। अब हम सीधा आते हैं एक एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल के जरिए हम इस चीज़ को समझते हैं। तो चले जी रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ए लिमिटेड ऑब्टेन्ड ऑन लीज 1 प्रॉपर्टी एंड एग्रीड टू पे लीज रेंटल एज फॉलोज। क्या क्या है टर्म्स, ईयर 1 1 लाख, ईयर 1 में आपको 1 लाख रुपए देने हैं, इंक्लूड कन्वर्जन चार्ज पेड टू लेसर 30,000 एंड हाउस टैक्स 10,000। पहले रीड कर लेते हैं फिर समझेंगे। ईयर 2 1,05,000, 5% इंक्रीज एग्रीड ईच ईयर ओवर लास्ट रेंट पेड। आगे देखते हैं क्या है। एडिशनली ए लिमिटेड एग्रीड टू पे ₹100 पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। ऑल्सो ए लिमिटेड एग्रीड टू पे ₹30,000 विच विल बी इंक्रीज ईच ईयर बेस्ड ऑन लाइबोर। करंट रेट इज 3%, IRR is 10%, IBR is 9%. Calculate lease liability, assume lease term for 4 years, assume lease payment at the beginning of the year। ठीक है जी, आइए इसको एक बार समझ भी लेते हैं। तो क्या कहता है कि ए लिमिटेड ने एक प्रॉपर्टी ली है लीज पे, तो ए लिमिटेड क्या हुई, लेसी। तो आगे कहता है एग्रीड टू पे लीज रेंटली, ऐसा कुछ पे करेगा। ईयर 1 पे जो है पे करेगा 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये इंक्लूड्स कन्वर्जन चार्जेस पेड टू लेसर 30,000 एंड हाउस टैक्स। अभी हमने देखा था, बिना देखे हम सोचते हैं कि क्या था वो, हमने देखा था कि FLP निकालते हैं। FLP सबसे पहला स्टेप भी यही है कि FLP निकालना है। FLP निकालने के लिए आपको उसमें फिक्स लीज पेमेंट होती है। फिक्स लीज पेमेंट हमने अभी देखा था, फिक्स लीज पेमेंट इंक्लूड्स कन्वर्जन चार्ज, हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा था, वो दिखा भी देता हूँ मैं आपको।
फिक्स्ड पेमेंट्स इंक्लूड्स कन्वर्जन चार्ज, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। तो अगर ये बोल रहा है कि जो फिक्स्ड पेमेंट है ना उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो बोल रहा है ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो इसका कुछ नहीं करेंगे, ये तो बेकार हो गया। ऑलरेडी जब इंक्लूड कर रखा है तो इसका कोई लेना देना नहीं। आगे देखते हैं, ईयर 2 में कह रहे हैं 1,05,000 दूंगा, 5% इंक्रीज एग्रीड ईच ईयर ओवर लास्ट रेंट पेड। अगर ये 1,05,000 ना भी देता, सिर्फ इतना लाइन लिख देता ना, तो भी यहाँ 1,05,000 आना था। वो क्या कह रहा है, हर साल 5% इंक्रीज करता जाऊँगा। रिमेंबर अभी हमने एक एग्जांपल देखा था थोड़ी देर पहले, जहाँ पर पहले साल 1 लाख था, दूसरे साल 1,05,000 था, प्रॉपर्टी ली थी लीज पे, तो यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा था रेंट। तो यहाँ पर भी तो ऐसा ही कुछ था कि आप इन सब्सटेंस फिक्स्ड पेमेंट देखते थे यहाँ पर। भाई ये वैसे तो न्यूमेरिक टर्म्स में वेरी कर रही है, बट एक्चुअल में ये इन सब्सटेंस तो फिक्स्ड है ना, तो आप इसको यहाँ पर ऐड कर लेते थे एज इन कि इन सब्सटेंस फिक्स्ड है। तो 1 लाख, 1,05,000, 1,10,000, 250 ऐसा था यहाँ पर। अभी हम इसका सोल्यूशन से भी समझेंगे क्या है वहाँ पर। आगे देखते हैं क्या है। Additionally, A Limited agreed to pay ₹100 per unit produced। यहाँ तक रुक जाओ। अभी यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल देखा था, वैसा ही यहाँ पर सेम दे रखा है सर ने कि 1 लाख रुपए दूंगा प्लस 2,000 पर यूनिट प्रोड्यूस। तो 2,000 का हमने क्या कहा था, कुछ नहीं करना 2,000 का। भाई ये जब आप एस्टिमेट ही नहीं कर सकते, आज कमेंसमेंट डेट पे आप क्या बोलते थे हम इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट को, हमारे पास इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट हम तभी यहाँ पर ले सकते थे, या तो वो वेरी करता हो या तो यूसेज या तो टाइम के हिसाब से, और आप उसको मेजर कर सकते हो। नो डाउट ये यूसेज के हिसाब से वेरी करता है, बट क्या आप इसको मेजर कर सकते हो? आज आपको पता है आप फ्यूचर में कितनी पेमेंट करने वाले हो? बिल्कुल भी नहीं पता। तो आप इसको यहाँ पर 1 लाख को तो मानते थे इन सब्सटेंस, और 2,000 को आप लेते नहीं थे यहाँ पर। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि 100 रुपये पर यूनिट प्रोड्यूस, तो आप इसको इग्नोर करेंगे, कुछ नहीं करना इसका। ऑल्सो ए लिमिटेड एग्रीड टू पे 30,000 विच विल इंक्रीज ईच ईयर बेस्ड ऑन लाइबोर। अब आती है बात वेरिएबल पेमेंट की। वेरिएबल पेमेंट में आप क्या क्या लेते थे? आपको याद है अभी हमने देखा था वेरिएबल पेमेंट हुज अमाउंट वेरी ड्यू टू इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 30,000 पे करेगा, और जो कि इंक्रीज हो सकता है बेस्ड ऑन लाइबोर। इंक्रीज क्या, डिक्रीज भी हो सकता है, अगर लाइबोर गिर गया तो डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 30,000 क्या है, वेरिएबल पेमेंट है आपको। वेरिएबल एफएलबी में तो देखो फिक्स और वेरिएबल दोनों ही लेने हैं, बट वैसे देखें तो फिक्स 30,000 क्या है आपका वेरिएबल पेमेंट है। आगे क्या कहता है, IRR है 10%, IBR है 9%। कौन सा रेट लोगे डिस्काउंट करने के लिए, 10% या 9%? 10% लेंगे। अभी तो देखा था इम्प्लिसिट रेट ऑफ रिटर्न दे रखा हो तो IBR मत लेना। प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस इसकी है, सेकंड प्रेफरेंस इसकी है। अगर ये दे रखे तो इसका कोई यूज़ ही नहीं है। ठीक है, बेकार है। कैलकुलेट लीज लाइबिलिटी, एज्यूम लीज टर्म 4 ईयर्स, 4 साल की आपको लीज लाइबिलिटी निकालनी है। ठीक है, और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जब आप कैलकुलेट करते हैं लीज लाइबिलिटी तो डिस्काउंटिंग फैक्टर पहले साल का 1 रहेगा, वो इसलिए बोल रहा है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हमें लीज लाइबिलिटी निकालनी है। स्टेप 1 ही यही था हमारा, लीज लाइबिलिटी निकालने का। तो मतलब इस क्वेश्चन में स्टेप 1 के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो आइए देखते हैं स्टेप 1। आपको याद तो है ना क्या क्या चीज़ें थी, तो अब उसी को हम यहाँ से देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन यहाँ पर अलग से मैंने लिख दिया आपके लिए। तो क्या है सबसे पहले हम देखते हैं कि फिक्स पेमेंट कितनी है। फिक्स पेमेंट क्या लगा, इन सब्सटेंस फिक्स कह लो। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या था स्टार्टिंग से देखो, 1 लाख रुपये, 1,05,000 रुपये। ठीक है, आप इसको तो इग्नोर करना था हमें, ये ना भी दे रखा होता तो 1,05,000 होता। कैसे था, पहले साल में आपको एक बिगिनिंग में देने 1 लाख रुपये, फिर देने 1,05,000 रुपये, फिर अगले साल बढ़ता जाएगा ये 5% के हिसाब से। ठीक है, तो इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट, ये दोनों ही इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट में आते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ इतना ही दे रखा है, तो आप क्या लिखोगे, 4 साल का वो बनाओगे, 1 2 3 4। पहले साल दिखाओगे 1 लाख, दूसरे साल दिखाओगे 1,05,000, फिर 5% बढ़ा के 4 साल दिखा दोगे, उसकी डिस्काउंटिंग फैक्टर से प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, वो आपकी लीज लाइबिलिटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो और भी चीज़ें हैं। तो एक तो चीज़ हो गई ये अलग से समझा रखा है इसको कि फिक्स या इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट की अगर हम बात करें तो ये है इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट, जो कि इंक्रीज़ हो रही है 5% के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें फिक्स्ड अब आप क्या होगा कि ये फिक्स्ड है या इन सब्सटेंस फिक्स्ड है, ये इन सब्सटेंस फिक्स्ड है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। और इसके बाद एक लाइन आई थी जिसका हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बट फिर भी देख लेते हैं। 100 रुपये पर यूनिट प्रोड्यूस्ड के बारे में बात कर रहा था कि 100 रुपये पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, क्या ये इन सब्सटेंस फिक्स्ड है? हमने कहा नहीं, ये इन सब्सटेंस फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि आप इसको आज मेजर नहीं कर सकते। तो ये है क्या एक्चुअल में, ये है कंटिंजेंट रेंट। इसके नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में आपको इसकी ट्रीटमेंट भी पता चलेगी, कंटिंजेंट रेंट की ट्रीटमेंट क्या रहती है। बट अभी के लिए ये समझ लो, ये है कंटिंजेंट रेंट। कंटिंजेंट रेंट का ना कैसा है कि जब वो पे करते हैं ना, बस उसको उसी टाइम पे कर दो और P&L में डाल दो। कंटिंजेंट रेंट का क्या होता है, जैसे मैंने खर्चा करा बैंक से पे कर दिया और साथ साथ P&L में दिखा दिया, नॉर्मल जैसे रहता है। ठीक है, तो कंटिंजेंट रेंट का आगे ट्रीटमेंट दिखाएंगे कैसा रहना है। और दूसरी चीज़ क्या आती है यहाँ पर, 30,000 को आपने बोला था वेरिएबल है।
तो यहाँ पर अगले नीचे देख सकते हो आपकी वेरिएबल रेंट 30,000 दिखा रहा है। यहाँ पर 30,000 पे वेरिएबल रेंट है, बट यहाँ पर एक चीज़ और आ रही थी, कह रहा था कि करंट रेट, अब वेरिएबल रेंट है वो तो हर साल चेंज हो सकता है ना। अब वेरिएबल रेंट है जो कि इंक्रीज़ होगा ईच ईयर बेस्ड ऑन लाइबोर के हिसाब से हर साल चेंज होता रहेगा ये। अगर लाइबोर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा और लाइबोर घटेगा तो ये भी घट जाएगा। ये अभी करंट रेट कह रहा है कि लाइबोर का 3% है, 3% से इंक्रीज़ मारेगा ये, ठीक है। तो 3% है तो 30,000 3% और ऐड कर दो, फिर 3% और, फिर 3% और, ये मान लें कि हर साल 3% से ही इंक्रीज़ हो रहा है लाइबोर। तो ये इसलिए यहाँ पर 3% इन्होंने यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया वेरिएबल रेंट को। और उसके बाद क्या आता था, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी, याद है। अब ये दोनों तो हो गए आपको, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। इतना कुछ इसमें कुछ खास था नहीं, अगर आपने बेसिक आपको आता होगा। आरवीजी तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं। और यहाँ पर आपका क्या था कि आपके पास परचेज ऑप्शन था क्या लास्ट में, आप ये क्वेश्चन में कुछ दे नहीं रखा परचेज ऑप्शन के बारे में, और पेनल्टी वगैरह के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो इसको आप इग्नोर करेंगे। अब हमने तो निकालना था लीज लाइबिलिटी कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले आप कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी, सब स्टेप 1 है यही आपका कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी। ईयर दे रखा है, फिक्स है, इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट कितनी है, 1 लाख है, फिर 1,05,000 है, 1,11,250। अब आगे आने वाले सम्स में आपको डायरेक्टली ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अभी जो हमने दिखाया वो तो एक रफ था। वेरिएबल पेमेंट कितनी करी है, वेरिएबल रेंट आपका इतना वेरिएबल रेंट है जो कि बेस्ड होता है लाइबोर पे, बेस्ड है लाइबोर पे। और आपका आरवीजी पीओ पेनल्टी कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना। आपका परचेज ऑप्शन भी नहीं, आपके पास आरवीजी भी नहीं, कोई पेनल्टी देनी नहीं है। टोटल लगा लो यहाँ पर, ठीक है। तो टोटल लगा के उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना लेना है। अब यहाँ पर 2 रेट दे रखे थे, एक 10% था, एक 9% था। अब जब इम्प्लिसिट रेट दे रखा है तो आपको आईबीआर नहीं लेना, आपको इम्प्लिसिट रेट को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पर आपकी आ गई इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो ये तो आपका लीज लाइबिलिटी यहाँ पर आपने कैलकुलेट कर लिया, और कुछ भी नहीं दे रखा तो आपका यही राहू बन जाएगा, है ना। अगर कुछ नहीं दे रखा तो यही राहू है। कुछ आपको अगर देखो ना, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी था, आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी था, और आपका प्रोविजन फॉर ड्रोल भी था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ड्रोल था, वो था नहीं यहाँ पर, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप यहाँ पर कुछ करेंगे नहीं। बट हाँ, एक चीज़ है यहाँ पर, अगर मान लो कि दे रखा होता अप फ्रंट पेमेंट जो आपकी वो इतनी है, 1,30,000 रुपये की जो है वो अप फ्रंट पेमेंट है, तो आप क्या करते हैं, अप फ्रंट पेमेंट को हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर आपका एक्चुअल लीज लाइबिलिटी आ जाती। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि राहू भी निकालना है, तो राहू के लिए क्या करोगे, ये 3,52,000 में वापसी ऐड कर दोगे 1,30,000, ये आपका राहू आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। हमने पीछे देखा भी था कि राहू एसेट कैसे निकालते हैं, अप फ्रंट पेमेंट ही था जो लीज लाइबिलिटी, और राहू में दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही थी, वो थी अप फ्रंट पेमेंट। अप फ्रंट पेमेंट जब लीज लाइबिलिटी निकालते हो तब तो आपको माइनस करना होता है, लेकिन जब आप उस राहू एसेट निकालते हो तब आपको वो ऐड करना होता है। इसके बाद एक एग्जांपल और है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको ध्यान से समझेंगे। आइए देखते हैं इस एग्जांपल को क्या कहता है। एग्जांपल पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम समझ भी लेंगे इसको साथ साथ। ए लिमिटेड obtained machine on lease for 3 years. It has purchase option at the end of year 3. Agreed rental जो है, फिक्स रेंट 1 लाख पर एनम, 3% ऑफ सेल। तीसरी चीज़ वेरिएबल रेंट बेस्ड ऑन WPI इंडेक्स, परचेज ऑप्शन 2 लाख रुपये, लेसी इज सर्टेन टू ऑप्ट। यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इज 8 years, इकोनॉमिक लाइफ इज 10 years। सेल ड्यूरिंग द ईयर 1, 2 और 3 इतनी सेल करिए। WPI चेंज इन ईयर 3, इट इंक्रीज बाय 5% इन ईयर 3। प्रिपेयर LL लीज लाइबिलिटी राहू एसेट अकाउंट, एज्यूम पेमेंट एट एंड, ठीक है, अच्छी बात है, दे रखा है। ऑल्सो एज्यूम इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 5,000 जो कि लेसी पे करेगा, ऑब्वियसली इंस्टॉलेशन कॉस्ट ये भी लेसी पे करेगा। इसको इंसेंटिव, लीज इंसेंटिव 15,000 इन ईयर 2, जो कि लेसर से इसको इंसेंटिव मिल जाएगा 15,000 का सेकेंड ईयर में। अब इसको समझते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। ए लिमिटेड ऑब्टेन मशीनरी लिया लीज पे 3 साल के लिए। इट हैज़ परचेज ऑप्शन एट द एंड ऑफ ईयर 3, ईयर 3 के एंड पे परचेज ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। याद आ रहा है परचेज ऑप्शन से क्या समझ आता है, जब पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, लीज लाइबिलिटी निकालते हैं हम। लीज लाइबिलिटी में आपका फिक्स्ड रहता है, फिर वेरिएबल रहता है, फिर आरवीजी रहता है, चौथी चीज़ आती थी परचेज ऑप्शन। परचेज ऑप्शन का जो भी आपके पास अगर ऑप्शन है और आप उसको ऑप्ट भी करोगे, ऐसा लगता है आपको, तो आप उसका अमाउंट भी यहाँ पर ऐड करते। तो यहाँ पर क्या कहता है, ये परचेज ऑप्शन है और विच इज़ सर्टेन टू ऑप्ट, और परचेज ऑप्शन कितना है, 2 लाख रुपये का। तो ये 2 लाख रुपये जो कि 3rd ईयर का है, इसको भी आप यहाँ पर ऐड कर दोगे, ठीक है। वो अलग बात है कि इसको ऐड करने के बाद आप पीवी करोगे, वो अभी देखेंगे हम आंसर से कैसे करते हैं। और क्या कहता है, फिक्स रेंटल देना 1 लाख रुपये, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहली चीज़ थी फिक्स रेंटल, ठीक है। और दूसरी चीज़ दोगे 3% ऑफ सेल, 3% ऑफ सेल। अब ये क्या है, क्या ये इन सब्सटेंस फिक्स्ड है आपके हिसाब से, बताओ इन सब्सटेंस फिक्स्ड है कि नहीं। ये इन सब्सटेंस फिक्स्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको आज पता है क्या सेल कितनी होने वाली है फ्यूचर में।
फ्यूचर में तो कितनी सेल होगी हमें पता ही नहीं है, इट्स जस्ट 10 लाख कि आप फ्यूचर में कितना प्रोड्यूस करोगे उस हिसाब से आप आज पेमेंट इसको रेंट दोगे। तो आपको आज तो ये पता नहीं है, फ्यूचर में पता चलेगा ना। देखो देना तो है इसलिए तो इसको बोलते हैं कंटिंजेंट रेंट। कंटिंजेंट रेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो देना तो है बट कितना देना हमें पता नहीं है, कंटिंजेंसी है उसमें, है ना। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर आज के दिन इंक्लूड नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या, इसको हम कंटिंजेंट रेंट मान लेंगे। जैसे वो हमने देखा था ना वहाँ पर 2000 ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस, कितने भी यूनिट प्रोड्यूस करेंगे इंटू 2000 उतने रुपये देने पड़ेंगे। हमने उसको कहा था कि कंटिंजेंट रेंट है, कंटिंजेंट रेंट है अगर वो चीज़, तो आप उसको पे तो करोगे बट आपको आज अमाउंट नहीं पता ना। अगर आपको आज अमाउंट नहीं पता तो आप यहाँ पर इसको FLP में नहीं ले सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। वेरिएबल रेंट है 30,000, कोई बात, बढ़िया चीज़ें दे रखे हैं। WPI इंडेक्स पे बेस्ड है, मतलब डो इंडेक्स बढ़ेगा तो इसको भी बढ़ा देंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे कहते हैं परचेज ऑप्शन 2 लाख, ये हमने कर लिया। यूज़फुल लाइफ है 8 साल की और इकोनॉमिक लाइफ है 10 साल की। यूज़फुल लाइफ है 8 साल की, एसेट की यूज़फुल लाइफ कितने साल तक यूज़ कर सकते हो? 8 साल तक। डेप्रिसिएशन कितने साल लगाओगे? 8 साल ही लगाओगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, सेल ड्यूरिंग द ईयर 50,000, 70,000, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख। WPI चेंज इन ईयर 3, अच्छा थर्ड ईयर में जाके WPI चेंज हुआ, मतलब पहले 2 साल तो 30,000 ही लेंगे, थर्ड ईयर में 5% बढ़ा देंगे। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अब यहाँ पर क्या है कि WPI तो थर्ड ईयर में चेंज होगा, आज तो 30,000 ही है, तो हमें तो पता नहीं है ना थर्ड ईयर में जाके कितना रहेगा। तो इसका सिंपल सा चीज़ सॉल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। अभी आप पिछले क्वेश्चन में अगर जाएँ तो वहाँ पर तो दे रखा था ना 3% के हिसाब से इंक्रीज़ है, तो 3% के हिसाब से अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है हर साल, आपको दे रखा है तो आपको पता है आज ही, तो उसको आपने पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो WPI इंडेक्स उसने आज के दिन पे ही मान लिया था कि 3% इंक्रीज़ होगा, 3% के हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली थी। बट एक्चुअल में अगर हम एक्चुअल में देखें, उस क्वेश्चन को छोड़े, एक्चुअल में देखें तो थर्ड ईयर में जाके ही तो पता चलेगा WPI इंडेक्स के, आज कैसे पता चल जाएगा? तो अभी 30,000 इसका वेरिएबल रेंट है, तो तीनों साल 30 हज़ार रुपये ही लेंगे हम। बट तीसरे साल में जाके अगर ये बड़ा चेंज हो जाता है तो हम उसको फिर लीज रीमेजरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, वो समझेंगे अभी बाद में। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अभी क्वेश्चन से समझ आएगा आपको कि 5% का क्या करा है। लीज लाइबिलिटी वही अकाउंट बनाना है, राउ एसेट अकाउंट बनाना है, सिंपल सी चीज़ है। पेमेंट करिए एट एंड, और कह रहा है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है, ऑब्वियसली लेस ही पे करेगा। इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी दे रखी है और इंसेंटिव है इसका 15,000 रुपये। ये चीज़ें दे रखी हैं। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एक डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पर समझा रखा है। क्या है, कुछ नहीं है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट दे रखी है, आज के दिन में पे कर दिए। और लीज रेंटल 1-1 लाख रुपये अभी देखा ही था हमने, पहले लाइन में दे रखा था। और वेरिएबल रेंट आपका 30,000 वो भी दे रखा था। और यहाँ पर लिखा है 31,500, क्योंकि 31,500 इसलिए क्योंकि 5% इंक्रीज़ उसने बोला था थर्ड ईयर में है, तो इसलिए बट स्लैश करके लिख दिया। और क्या कहता है कि 3% ऑफ सेल भी पे करेंगे। 3% ऑफ सेल इज कंटिंजेंट रेंट। तो यहाँ पर मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है, रिमेंबर FLP में वो वेरिएबल आते हैं जो इंडेक्स बेस्ड होते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ बेस्ड ऑन इंडेक्स, ऐप इंडेक्स पे बेस्ड ही नहीं है, तो इसको यहाँ पर हम लेंगे ही नहीं, सिंपल सी चीज़ है। तो इट इज़ कंटिंजेंट रेट नॉट टू बी इंक्लूडेड हेयर, यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना, बट इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो मैं आपको भी बताऊँगा। और PO कितना है इसका, 2 लाख रुपये परचेज आपका ऑप्शन है आपके पास, आप ऑप्ट करोगे बट थर्ड ईयर के एंड में। और लीज इंसेंटिव आपका 15,000 है। ये आपका अभी तक हम क्वेश्चन को ही चर्चा कर रहे थे। अब आते हैं सबसे पहले ये ना स्टेप ऐसे, आपको स्टेप ऐसे ही करके आने हैं। सबसे पहली चीज़ आपको क्या निकालनी है, लीज लाइबिलिटी ही निकालनी है। तो कैलकुलेशन ऑफ लीज लाइबिलिटी कमेंसमेंट पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमेंसमेंट डेट पे ही आपको लीज लाइबिलिटी निकालनी होती है। तो आपका FLP मतलब फिक्स लीज पेमेंट कह रहा हूँ, फ्यूचर लीज पेमेंट नहीं कह रहा। आपका फ्यूचर लीज पेमेंट तो आपको यहाँ पर आप निकालते हो, है ना। तो फ्यूचर फिक्स लीज पेमेंट कितना है, आई वाज सेइंग, जब हम लीज लाइबिलिटी निकालते हैं तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FLP इज़ फ्यूचर लीज पेमेंट। फ्यूचर लीज पेमेंट में क्या क्या चीज़ें ऐड होती है हमने देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है फिक्स लीज पेमेंट, 1-1 लाख रुपये थी। वेरिएबल रेंट था 30-30 हज़ार। PO मतलब आपके पास परचेज ऑप्शन है, वो आप सर्टेन है कि ऑप्ट भी करोगे, बट कौन से साल में करोगे, तीसरे साल में करोगे। तो तीसरे साल में तो यहाँ पर लिख दिया तीसरे साल में। और माइनस कर देंगे इंसेंटिव को, कौन से साल में मिल रहा है इंसेंटिव, ईयर 2 में लिखा था क्वेश्चन में, ईयर 2 में इंसेंटिव मिलेगा, तो इसको हम लेस कर देंगे। टोटल कर दिया यहाँ पर इन सब का टोटल, मतलब इसको माइनस करके भी जो टोटल आया उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% से आपने इसको निकाल लिया लीज लाइबिलिटी। अब लीज लाइबिलिटी आ गई, राउ एसेट निकालनी है। सबसे पहला क्या था, जब भी आप राउ एसेट निकालते हो सबसे पहले लिखोगे लीज लाइबिलिटी, उसमें फिर ऐड कर दोगे आप अपफ्रंट पेमेंट, कोई है नहीं यहाँ पर। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट दे रखी थी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट दे रखी थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ड्रॉल यहाँ पर कुछ था नहीं, तो यहाँ पर आपका आ गया राउ एसेट की वैल्यू। अच्छा, अब इंसेंटिव यहाँ पर आप कहोगे लिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर आपने ले रखा है, तो यहाँ पर नहीं लोगे आप इंसेंटिव, ऑलरेडी वहाँ पर आपने ले रखा है, यहाँ पर नहीं लेंगे।
अब आता है आपका मेन जो आपको बोला था बनाने के लिए, अभी तक तो वर्किंग चल रही थी। लीज लाइबिलिटी अकाउंट बनाना है। लीज लाइबिलिटी अकाउंट बनाना है। लीज लाइबिलिटी कितनी है आपकी 460,990 यहाँ से निकाली थी। इसकी जनरल एंट्री बोले तो क्या बनेगी, राहु एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। बस जनरल एंट्री देखो यहाँ कर रखी है, राहु एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 460,990। फाइनेंशियल चार्ज कितने 10% रेट दे रखा है। कहाँ रेट दे रखा है ये देखो, यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया है, यहाँ रेट नहीं दिख रहा होगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है सर, यहाँ पर लिखवाना भूल गए होंगे क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में भी हमने 10% माना था, तो हो सकता है यहाँ पर भी 10% मान के कर लिया है। वैसे क्वेश्चन में आपको ये दे रखा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हम आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं 10% है, क्वेश्चन में दे रखा होता है वैसे भी। फाइनेंस चार्ज कितना है आपका। अच्छा, पेमेंट कब कर रहे हो आप, पेमेंट कर रहे हो आप इन द बिगिनिंग या फिर एंड। अब मेन बात वो आती है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पेमेंट आप कर रहे हो एंड में। पेमेंट अगर आप कर रहे हो एंड में तो आप उस हिसाब से फाइनेंस चार्ज आता है। ये 4,60,000 है, ठीक है, 4,60,990 इतने की आपकी लीज लाइबिलिटी है। कमेंसमेंट डेट पे आपने निकाल लिया कि लीज लाइबिलिटी मेरी इतनी है, ठीक है। अब आप पहली पेमेंट कब जा रही है आपकी 1,30,000 रुपये कब जा रहे हैं, ईयर एंड पे जा रहे हैं। पूरे साल तो ये अमाउंट आउटस्टैंडिंग था ना, तो आखिरी दिन कितने पे आप इसको 10% कितने पे लगाओगे, 460,990 पे, 1,30,000 माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है, नहीं 460,990 पे। पूरे साल तो देखो ना आउटस्टैंडिंग था ये, तो 460,990 पे। अच्छा, ये पेमेंट इनिशियली कर दी होती, आपने बिगिनिंग में ही कर दी होती, तो आप इसको माइनस करके जो अमाउंट आता है उस पर 10% लगाते। बट यहाँ पर पेमेंट एंड में है, तो जो भी आउटस्टैंडिंग रहेगा उस पर आप लगाओगे। तो देखो 460,990 पे 10% लगा दिया, 46,099। बैंक में तो 1,30,000 पे करने थे, हमने पीछे देखा ही था। यहाँ पर देखो बैंक में कितने पे करने, 1,30,000। ये तो फिक्स है ना, ये तो फिक्स है, इसमें पेमेंट तो फिक्स हो गई है। वो तो आप यहाँ पर लीज लाइबिलिटी अकाउंट क्यों बना रहे हो, लीज लाइबिलिटी अकाउंट फाइनेंस चार्ज निकालने के लिए बना रहे हो। ये फाइनेंस चार्ज P&L में जाता है, इसलिए हम यहाँ पर बना रहे हैं इसको। अगली चीज़ आती है टू बैलेंस CD, फिर बैलेंस CD BD बन जाएगा। इस पे 10% लगा देंगे। फिर यहाँ पर आप पेमेंट कर दोगे। कितनी पेमेंट करनी है, 2 साल 1,15,000। देखो ना, आपने यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखा है 1,15,000, तो 1,15,000 यहाँ पर आप पेमेंट कर दोगे। फिर बैलेंस बचेगा, उसको आप नीचे कैरी फॉरवर्ड 299,798 फाइनेंस चार्ज, इसी पे ही फाइनेंस चार्ज लग जाएगा। और यहाँ पर आपने पेमेंट करी है 3,30,000 रुपये की, यहाँ पर आपको दिख रहा है 3,30,000 रुपये की पेमेंट करी है। अच्छा, ये पूरा क्वेश्चन तो ये अकाउंट तो बन गया, बट इसमें एक चीज़ मैंने इंटेंशनली छुड़वाई है सो दैट कि आपको अच्छे से वाली चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ। लीज रीमेजरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है, लीज रीमेजरमेंट का एक कॉन्सेप्ट है। क्या था यहाँ पर आप देखें, वेरिएबल रेंट 30,000 था विच इज़ बेस्ड ऑन WPI इंडेक्स। और WPI इंडेक्स पहला दिन तो मैंने कहा था हमें पता ही नहीं है ना, कि आगे चल के पता चलेगा कि क्या है, WPI चेंज होता भी है। तो इसने बताया कि तीसरे साल में जाके इंक्रीज़ होता है 5%, तीसरे साल में जाके इंक्रीज़ होता है 5% चेंज होता है। अब यहाँ पर तो ये चेंज हो गया, 5% चेंज हो गया, तो मतलब क्या है, वेरिएबल रेंट तीसरे साल हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी जगह क्या आना चाहिए, 31,500 आना चाहिए। इसे लीज रीमेजरमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में आने वाला है लीज रीमेजरमेंट का कॉन्सेप्ट। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि ये 30,000 था हमारा, थर्ड ईयर में आके चेंज हो गया ना, कितना हो गया, 31,500 हो गया। अब हमने तो सारा लीज लाइबिलिटी सारा तो काम हम कर चुके हैं, अब क्या करें। अब देखो डिफरेंस कितना है इनका, 1,500 से ज़्यादा होना चाहिए। आप यहाँ पर आप इनका डिफरेंस देखो कितना है, 1,500 रुपये। 1,500 रुपये से आपको इंक्रीज़ करना है। 1,500 रुपये से क्या बढ़ रहा है, 1,500 रुपये से आपकी लाइबिलिटी बन रही है। क्या सिर्फ लाइबिलिटी बन रही है, अरे राहु एसेट भी तो बढ़ेगी आपकी, तीसरे साल में जाके हुआ है ना। आप ये नहीं कह सकते इसको कि अरे यहाँ पर अगर ये 31,500 होता तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू देखो क्या है। प्रेजेंट वैल्यू नहीं देखनी हमने इसकी, वो जो हम निकाल रखे हैं वो ठीक है, ये लीज रीमेजरमेंट है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इसका कितना है 1,500 का आपने तीसरे साल में जाके पता चला ना, क्योंकि पहले दिन तो नहीं पता था, तीसरे साल के एंड में जाके ये पता चला कि अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। तो जितना 1,500 इंक्रीज़ हो रहा है उतने से आपको एक, जैसे आप पहले दिन एंट्री करते थे राहु एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, यहाँ पर भी राहु एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी एक एंट्री मारनी है। ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपरली सोल्व है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक एंट्री आनी चाहिए थी आपकी बाय राहु, वो इंटेंशनली मैंने छुड़वाया ताकि आपको ये बाद में समझा सकें कि यहाँ पर आएगी आपकी थर्ड ईयर में बाय राहु। यहाँ पर आप 1,500 रुपये यहाँ पर पूरी एंट्री वाली लिख दोगे, आपका बाकी सारी चीज़ें कैलकुलेशन प्रॉपर है। यहाँ बैलेंसिंग फिगर था, ये उसको हमने यहाँ पर डाल दिया P&L। अब देखते हैं राहु एसेट अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब राहु एसेट के लिए आप क्या देखोगे कि भाई पहली एंट्री क्या थी हमारी, हमने पीछे से देखा था राहु एसेट कितनी है हमारी 460,990, उसमें फिर ये पे करा 485,990। अब इसको दिखाना कैसे है, एक एंट्री आपकी लीज लाइबिलिटी कितनी थी 460,990, राहु एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी 460,990, कैश में पे करे, कैश में पे करे, क्या पे करे कैश में, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट पे करा। फिर ये आपका ईयर 1 पे आपको इतना दिखे, ईयर 1 के बिगिनिंग पे आपने कैलकुलेट कर लिया सारा। अब ईयर एंड पे आपको डेप्रेशन लगाना है इस पर, क्योंकि एसेट है, नॉन करेंट एसेट है ना।
कितने साल लिए आपने, यूज़फुल लाइफ जितनी थी इसकी उतने साल लेने हैं, 8 साल थी। 485 इसके सबके टोटल पे लगना है, क्योंकि राउ एसेट देखो तो आपका 485 का है ना, तो आपको यहाँ पर इतना लेना है। CD बन जाएगा, फिर जैसे नॉर्मल आपको ये तो आता ही है। फिर आपको डेप्रेशन लगाना है। डेप्रेशन का स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए देखो ना हर साल सेम है, 749, तो तीनों साल सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर भी मैंने वही वाली चीज़ यहाँ पर भी आपके लिए छुड़वाई थी, ताकि आपको बाद में दिखा सके कि कैसे करना है उस चीज़ को। अब 3rd ईयर में आपको क्या आना चाहिए था, यहाँ पर एंट्री क्या बन रही है, राउ टू LL, तो ये राउ टू LL लीज लाइबिलिटी आपका यहाँ पर 1500 आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आप टोटल करके देख लेंगे, प्रॉपरली सोल्ड है तो यहाँ पर 1500 आ जाएगा आपका, और बाकी सब चीज़ें ठीक है। अब तीसरा साल यहाँ पर होता है ख़त्म, ठीक है, ये आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तीसरा साल हो गया ख़त्म। अब याद है आपको तीसरे साल में हमने कहा था कि परचेज ऑप्शन है विच लेसी इज सर्टेन टू ऑप्ट। तीसरे साल के एंड में क्या करेगा, लेसी उस एसेट को खरीद लेगा, और जिसको लीज लाइबिलिटी में हमने पहले इंक्लूड कर रखा है, मतलब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं। देखो ना यहाँ पर एक पेमेंट कर चुके हैं, यहाँ पर तीसरे साल के एंड आते आते देखो ना, पहले साल 31, दूसरे साल 115, तीसरा 3,30,000 रुपये दिए, मतलब खरीद ली होगी हमने एसेट वाली। तो एसेट खरीद ली तो हमारी आ गई। तो देखो कितने की एसेट वाली, मशीनरी 3 लाख, जो भी इसकी तीसरे साल की बैलेंस की फिगर थी ना राउ एसेट में, वही आपकी मशीनरी बन जाएगी आपके लिए। वो अब राउ एसेट की जगह एज इन मशीनरी के नाम से आएगी। डेप्रेशन तो फिर भी लगाओगे ही चौथे साल के एंड में, बट कैसे लिखोगे आप, मशीनरी अकाउंट जो बनाओगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राउ एसेट, वहाँ से आई है। तो यहाँ पर 3,05,000 तीसरे साल के एंड में जो इसकी आउटस्टैंडिंग वैल्यू थी। और अब बात करते हैं हम कंटिंजेंट रेंट की। कंटिंजेंट रेंट अकाउंट बनता है, जो कि यहाँ पर बोला गया था कि 3% ऑफ 50 लाख, 3% ऑफ 70 लाख, 3% ऑफ 80 लाख, यहाँ पर आपने कंटिंजेंट बना रखे। सिंपल सा मैंने पहले भी बताया था, जब पे करते हो उसको आप तभी इसको P&L में दिखा दो, जब पे करते हो तब P&L में दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ये था आपका क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट था ये वाला क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था। तो ये हमने कर लिया ये वाला क्वेश्चन। अब आगे का क्या है कि अब इतना इस क्लास में तो कंप्लीट हो गया। अब अगली क्लास में हम समझेंगे लीज रीमेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है लीज रीमेजरमेंट का। ये अगली कॉन्सेप्ट में, अगली क्लास में लीज रीमेजरमेंट और मॉडिफिकेशन, ये दोनों ही अगली क्लास में आने वाले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी आज की क्लास में हमने जो समझा, आई होप आपको वो चीज़ समझ आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मुझे लगता है वो ये है कि ये वाली चीज़ आपको ये याद होनी चाहिए कि FLP का कैसे निकालते हैं हम, और दूसरी चीज़ क्या है कि राउ एसेट को हम कैसे निकालते हैं। बाकी आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर आज की क्लास में हमने कोई उस पर लीज टर्म पे चर्चा नहीं करी है। लीज टर्म पे जो हमने फर्स्ट क्लास में फोकस दिया था कि देखो लीज टर्म ऐसे ऐसे निकालते हैं लीज टर्म को, लीज टर्म पर अभी चर्चा नहीं करी है। आज की क्लास जो है वो इन दोनों चीज़ों पर ही बेस्ड थी, आपका राउ और अपर लीज लाइबिलिटी। तो आगे आने वाली क्लास में लीज टर्म पर भी फोकस किया जाएगा कि कितनी लीज टर्म है। बाकी स्टेप्स यही रहते हैं। सबसे पहला स्टेप यही है आपका कि सबसे पहले आपको लीज लाइबिलिटी निकालना होता है। लीज लाइबिलिटी निकालने से पहले आपको ये तो देखना पड़ेगा कि लीज टर्म कितनी है, तभी तो लीज लाइबिलिटी निकाल पाओगे। प्रेजेंट वैल्यू करोगे कैसे, 5 साल या 8 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो वो देखना पड़ेगा लीज टर्म क्या है। तो यहाँ पर आपका जो दे रखा है, सबसे पहले आपका स्टेप 1 यही रहेगा, फिर स्टेप 2 यही रहेगा। आगे आने वाली क्लास में हम बात करेंगे कि स्टेप 3 स्टेप 4 क्या रह सकता है, बट पहले 2 स्टेप तो यही रहेंगे आपके लिए, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल देख के आए तो पहला 2 स्टेप यही हैं। तीसरा स्टेप आपने, तीसरे स्टेप में कहूँ तो आपने लीज लाइबिलिटी अकाउंट बनाया है, उसकी जगह आप अल्टरनेटिवली लीज लाइबिलिटी शीट भी बनती है। राउ एसेट का अकाउंट बनाया था अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में, उसकी जगह उसकी शीट भी बना सकते हो। ये दोनों ही चीज़ें कर सकते हो। आगे आने वाली क्लास में हम वो समझेंगे। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। और दूसरी चीज़, आपने अगर अभी तक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं करा है तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के पूरी 22 की 22 क्लास जो थी वो अपलोड हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।